अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। बड़ा मैच है, सुपर 4 का मैच है एशिया कप में, लेकिन मायूसी इस बात की कि मैच इस वक्त बारिश की वजह से रुका हुआ है। पिछले 1 घंटे में 2 मरतबा एम्पायर्स जो है वो प्लेइंग कंडीशन की इंस्पेक्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक जो कंडीशंस हैं उनको फिट डिक्लेयर नहीं किया गया है। बल्कि अब इत्तलात ये भी आ रही है कि कोलंबो में दोबारा बारिश का सिलसिला जो है शुरू हो गया है। एंड उस वक्त जब ऐसा लग रहा था कि शायद एम्पायर्स जो है वो जल्द ये डिसाइड करें कि मैच शुरू होगा, लेकिन अब ये इत्तलात आ रही है कि वहाँ पे बारिश शुरू हो गई है और इस वजह से लगता है कि मैच कुछ और देर ताखीर हो सकता है। 10:26 श्रीलंकन टाइम, यानी कि पाकिस्तान के 9:56 जो है वो कट ऑफ टाइम है। अगर तब तक बारिश ख़त्म हो जाती है, प्लेइंग कंडीशन दुरुस्त होती हैं, तो फिर 20-20 ओवर का मैच होगा। और इस वक्त जो मैच की सूरत हाल है, जब बारिश हुई ऐसा लग रहा था वो इंडिया को ज़्यादा फेवर कर रही है, क्योंकि आज पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया और इंडिया ने अच्छा स्टार्ट लिया। 147 फॉर 2 इस वक्त उनका स्कोर है। दोनों ओपनर्स ने 50 रन किए। आज इनिशियल ओवर्स में पाकिस्तान को विकेट नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से इंडिया ने एग्रेसिव स्टार्ट लिया और मैच जब रुका तो उस वक्त 2 विकेट के नुकसान पे 147 वो स्कोर कर चुके थे 24 ओवर में। अब देखते हैं कि जो डकवर्थ लुइस है वो क्या कहता है, कितने ओवर में क्या टारगेट पाकिस्तान को मिलता है। लेकिन अगर मैच आज शुरू नहीं हुआ तो कल रिजर्व डे होगा। इस वक्त एक कंसर्न ये है कि अगर मैच का आगाज कर दिया गया और जो कुछ स्पॉट्स हैं जहां पे ग्राउंड गीला है, उसकी वजह से, सॉफ्टनेस की वजह से अगर कोई प्लेयर गिरता है, इंजर्ड हो जाता है, तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड कप भी बड़ा करीब है। और इसलिए सवाल ये पैदा होता है कि जब पिछले 1 हफ्ते से मालूम था कि इन मैचेस के दौरान कोलंबो में बारिश है, मुसलसल बारिश है, तो वेन्यू क्यों नहीं चेंज किया गया। पाकिस्तान की ख्वाहिश थी वेन्यू चेंज हो जाए। ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया भी इस बात में मान गया था, ब्रॉडकास्टर्स भी मान गए थे, लेकिन फिर आखिरी मौके पे एसीसी के जो प्रेसिडेंट है जय शाह, उन्होंने पाकिस्तान से पूछे बगैर ये फैसला किया कि सारे मैचेस कोलंबो में होंगे। अब इससे पाकिस्तान को एक माली नुकसान तो होगा, लेकिन ये फैंस के लिए भी बड़ी मायूसी की बात है कि जो 2 टीमें हैं वो एशिया कप में आमने सामने होने के बावजूद उनको मैच देखने का मौका नहीं मिल रहा। पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स साहब ने, अब्दुल रज़ाक साहब ने और सिकंदर बख्श साहब ने। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मोइन साहब, पहले जरा आज के गेम पे बात कर लेते हैं। जिस पॉइंट पे मैच रुका, आपके ख्याल में पाकिस्तान कमबैक कर चुका था? 2 विकेटें भी हासिल कर ली थी, कुछ ओवर्स भी हमने कराए इकोनॉमिकल, या आपको लगता है कि जो एडवांटेज है वो इंडिया के पास ही था, जो अच्छा स्टार्ट उन्होंने लिया उस वजह से? जी शहजाद, मेरा ख्याल है कि कमबैक एक्चुअली नहीं हुआ था। एक पॉइंट आया था मैच में ऐसा जहां पे आप ग्रैब कर सकते थे। वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी पाकिस्तान के लिए, जहां पे ये दोनों बैट्समैन आउट हुए हैं जिस वक्त और क्रीज पे दोनों नए बैट्समैन खेल रहे थे और उस वक्त बारिश हो गई। तो एक पॉइंट था ऐसा कि वहां पे आप ग्रैब कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से मैच खत्म हो गया और अब रिवाइज नेशनली शेड्यूल आएगा और आज अगर मैच नहीं होता तो देन अगेन वहीं से शुरू होगा जो रूल कहते हैं। लेकिन अगर आज मैच शुरू हुआ तो पाकिस्तान के लिए शहजाद थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि कम ओवर्स में आपको बहुत ज़्यादा रन्स बनाने पड़ेंगे, तो आपको फिर अपने गेम की नेचर को चेंज करना पड़ेगा। अब वो ओडीआई नहीं रहेगा, या T20 फॉर्मेट के हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा। नेस्ली आपको अपने नंबर्स में भी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, शायद रिजवान को ओपन भेजना पड़े यहाँ पे फ़खर के साथ आपको। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। इस वक्त जो लेटेस्ट आपने बताया है और हमारे पास भी ये खबरें आ रही हैं कि दोबारा हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई है और पिचेस को कवर कर दिया गया है। तो अगर आज मैच नहीं होता फिर तो पाकिस्तान का चांस अच्छा है कि वो कल आके नई कंडीशंस के अंदर दोबारा उस कमबैक जो किया था उस पॉइंट को थोड़ा सा आगे लेके चल सकते हैं। अगर ऐसा लग रहा था इंडिया मुश्किल होगा, पहले सेट होना पड़ेगा फिर रन बनाने। अगर इंडिया पूरे 50 ओवर खेल लेता तो मुमकिन है 350 के आसपास उनका स्कोर पहुंच जाता, जिस तरीके से वो खेल रहे थे, जिस रन रेट से वो खेल रहे थे। लेकिन अगर अब 20 ओवर्स मैच होता है तो पाकिस्तान को 180 चेस करने पड़ेंगे। तो आपके ख्याल में 20 ओवर में 180 चेस करना 10 विकेट के साथ, ये ज्यादा आसान है या 350 रन बनाना 50 ओवर तक 10 विकेट के साथ? शहजाद देखें, अभी यहाँ पे कोई प्रेडिक्ट ये नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं ना हम क्रिकेटर्स कर सकते हैं कि 350 ही रन बनेंगे। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी, अगर इसको कल मैच होता है, अभी आज होगा तो यकीनन रिवाइज टारगेट 180 तक करना होगा। पाकिस्तान के लिए मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है कोई भी चीज, बिकॉज पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रेंथ अच्छी है। बट 350 तो बनाने पड़ेंगे पहले तो इंडिया को, फिर चेस करने पड़ेंगे ना। तो अभी जिस पोजीशन में इंडिया खड़ा हुआ था, यहाँ पे
पाकिस्तान के पास वो पॉइंट आया है जहां पे पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उनको कम टोटल के ऊपर। सही। रजाक साहब ये बताइएगा कि आज हमने देखा कि इनिशियल ओवर्स में बाउंड्रीज भी बहुत लीक हुई, विकेट भी नहीं मिली। आमतौर पर पाकिस्तान बड़ा एडवांटेज लेता है अर्ली विकेट्स लेकर अपने 2-3 फास्ट बॉलर्स के जरिए, आज ये हुआ नहीं। उसकी वजह आप क्या समझते हैं? लाइन और लेंथ आज वैसी थी नहीं, या इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील की और आज शुरू से डोमिनेट करने की कोशिश की उन्होंने? देखें शहजाद, ये जो क्रिकेट है इसमें हर दिन नया होता है और ज़रूरी नहीं कि आप हर मैच में उसी तरह खेले जिस तरह पास्ट में खेल रहे थे। अगर पाकिस्तान को अर्ली ब्रेक थ्रू मिल रहे थे तो ये क्रिकेट में ये अक्सर होता है कि उस वक्त जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो नहीं मिलता, क्योंकि दूसरी टीम भी खेलने आई होती है, उनकी विल पावर भी देखनी पड़ती है। जिस तरह उन्होंने चार्ज किया, जो भी बैट बॉल मिले उन्होंने अवेल किया। तो पास्ट में जब इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच हुआ था तो उसमें इंडिया की टीम थोड़ा सा अंडर प्रेशर खेल रही थी और विकेट गिरने की वजह से वो ज़रा पैनिक हुए थे। तो यही इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस की हमेशा यही जो रीत रही है कि हमेशा ज़्यादा स्कोरिंग मैचेस होते हैं, कांटेदार मैचेस होते हैं और अच्छे रन्स देखने को मिलते हैं और बड़े कांटेदार मैचेस होते हैं। तो हर मैच वैसा नहीं हो सकता जो पास में हुआ है। और आप भी इस बात से मुत्तफिक है मोइन साहब की कि अगर ये 20 ओवर का गेम होता है तो इमाम की बजाय शायद मेकशिफ्ट ओपनर करना पड़े, रिजवान को करना पड़े, क्योंकि स्कोर ज्यादा चाहिए होगा और आमतौर पर T20 फॉर्मेट में हमने देखा है कि रिजवान ओपन करते हैं। देखिए ऑप्शंस हैं, क्योंकि रिजवान T20 में बड़ा अच्छा खेलते, खुला खेलते हैं, फ़खर भी बड़ा अच्छा खेलते हैं। हाँ, इमाम का थोड़ा सा है कि वो T20 में हो सकता है कि उनको फिर नीचे रखा जाए। तो ये बुरी चेंज नहीं होगी, क्योंकि 20 ओवरों में 180 स्कोर करने के लिए आपको पहले 6 ओवर बड़े अच्छे खेलने पड़ते हैं, जिससे एक मोमेंटम बनता है और अपनी विकेट्स इन हैंड रखनी पड़ती है। तो पाकिस्तान को काफ़ी एक्सपीरियंस है T20 का भी, और उम्मीद है कि कल बारिश नहीं होती तो अगर पूरा मैच हमें मिले तो ज़्यादा हम इंजॉय करेंगे, रादर देन कि 20 ओवर में हमें 180 चेस करने पड़े। ओके, क्योंकि आज अगर मैच नहीं शुरू हुआ तो कल फिर यहीं से मैच का आगाज होगा, जहां इंडिया 24.1 ओवर खेल चुका है। सिकंदर बख्श साहब, 2 मरतबा मोइन खान साहब ने ये बात की, मैं उनसे भी ये सवाल पूछूंगा कि उन्होंने कहा जब 2 विकेट्स हमने ले लिए थे 2 ओवर्स में तो एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी, वो ग्रैब नहीं की हमने। अब उस वक्त मैं सुन रहा था वसीम अकरम और जो दूसरे कमेंटेटर्स थे वो कह रहे थे कि अब 2 विकेट गिर गई हैं तो बाबर को थोड़ा सा एग्रेसिवनेस दिखानी चाहिए, स्लिप खड़ी करें। शाहीन बॉलिंग कर रहा है, हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। और मुझे याद है पिछले मैच में भी इंडिया के साथ यही क्रिटिसिज्म हो रहा था कि 4 विकेट उनके जल्दी गिर गए थे, लेकिन फिर भी कोई स्लिप्स नहीं खड़ी थी, फील्ड खोल दी, जिसकी वजह से आसानी से स्पिनर्स पे वो सिंगल बनाते गए। तो ये क्रिटिसिज्म बाबर साहब की कप्तानी पे कंटिन्यूसली हो रहा है कमेंटेटर्स की जानिब से कि जब मौका होता है कि वहां पे विकेट्स लिए जाए, थोड़ा सा प्रेशर डाला जाए एग्रेसिव फील्ड प्लेसिंग के साथ, वो करते नहीं है। क्या वजह है? अगर वो नहीं कर रहे तो जो आपका कोचिंग स्टाफ है क्या वो भी मशवरे नहीं दे रहा, या आपके ख्याल में जो बाबर साहब कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? यार देखो, बाबर का जो ये हम बहुत पहले से कह रहे हैं, और इस वर्ल्ड कप और इस एशिया कप के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पूरा जो एशिया कप और जो वर्ल्ड कप है ये बाबर की कप्तानी के गिर्द घूमेगा। हमारे पास बॉलर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, वो अलग बात है कि आज हमें थोड़ी सी पिटाई हो गई है, मगर बॉलर्स हमारे वर्ल्ड क्लास हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो उसको उनको यूटिलाइज करना प्रॉपर वक्त पे, प्रॉपर जगह पे, और सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना। उसने ये देखें, पहली विकेट जैसे ही गिरी है तो उसने जो है शादाब ने जब उसको आउट किया तो फौरन वो शाहीन को लेके आया, विच वॉज अ वेरी गुड मूव। इसलिए कि शाहीन को शुरू में, हाँ, शाहीन को थोड़ी सी पिटाई हुई थी तो उसने फौरन शाहीन को लेके आया और उसने आते ही वो आउट किया। वो उसने क्रिएट किया, वो सिचुएशन के हिसाब से अच्छी चेंज की। मगर जो आप स्लिप की बात करें, ये चीज़ें हम बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो स्लिप पर रखना, उस पर प्रेशर डालना, ये पिछले मैच में भी उसने ये गलतियाँ की। उससे पिछले मैच में पूरे 1 साल पहले की मेरे पास एक क्लिप पड़ी है जो मैंने मॉर्निंग शो में की थी, उसमें भी मैंने उनको यही कहा था कि जो आपके कप्तान हैं वो सिचुएशन के हिसाब से नहीं करते। कई दफ़ा मुझे महसूस होता है कि उन्होंने जहन में बनाया हुआ होता है या स्क्रिप्टेड टाइप की कप्तानी करते हैं कि मैं 4 इससे कराऊंगा, 4 इससे कराऊंगा, फिर आखिरी में 2 इससे कराऊंगा, 4 उससे कराऊंगा। वो उनको सोच के तो आना चाहिए, मगर सिचुएशन के हिसाब से बदलना चाहिए। अच्छा कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो आप उसको प्रेशर डाल दें, ज़्यादा ओवर कराएं। नहीं क्रिएट होती, जैसे आज नहीं हो सकी, आज शाहीन का गेंद वैसा नहीं गिरा जैसे कि गिरता है, तो आप उसको थोड़ा सा चेंज करते। तो ये एक इशू है उनके साथ, 3 ओवर बाद रिप्लेस कर दिया था, आमतौर पे उनका स्पेल पड़ा होता है।
मगर ये कि 3 या 4 ओवर के बाद उनको चेंज किया था, तो ये चीज़ें उनको करनी चाहिए, उससे उनको उन्हीं को फ़ायदा होगा, टीम को फ़ायदा होगा। और मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये एशिया कप और वर्ल्ड कप उनकी कप्तानी के गिर्द घूमेगा कि हम किस तरह अपनी टीम को खिलाते हैं, ख़ासतौर पर फील्डिंग में। जी मोइन साहब, अब आपके इस पे क्या व्यूज है? क्योंकि ऑब्वियसली कप्तान ये देखता है विकेट फ्लैट है, शायद स्लिप से फायदा नहीं होगा, या आपको लगता है कि आज ये मौका था और पिछले मैच में भी था कि थोड़ा प्रेशर डाल सकते थे, फील्ड क्लोज इन करते, इजी सिंगल्स ना देते, स्लिप्स रखते ताकि विकेट लेने की मजीद कोशिश करते हैं? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस पर? गैम्बल करना पड़ता है एज अ कैप्टन आपको सिचुएशंस को देखते हुए। जो बात की है सीकू भाई ने कि आप एक स्क्रिप्ट शायद माइंड में लेके आते हो, उस स्क्रिप्ट को आपको ऑन ग्राउंड चेंज करना पड़ता है, बिकॉज कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे आपको प्रेशर डालना होता है, कभी कभार आपको ऐसा भी करना होता है कि आप फील्ड खोल के कोशिश करते हैं कि बाउंड्रीज सेव करें आप, यू नो। तो वहां पे इंपॉर्टेंट होता है कप्तान का फैसला लेना, प्रेशर डालना। स्लिप ले ले, आप कैचिंग पोजीशन पे भी ले सकते हैं, स्लिप जरूरी नहीं है। अगर फ्लैट पिच है तो आप एक शॉर्ट कवर या शॉर्ट मिड विकेट कैचिंग पोजीशन पे भी ले सकते हो, जस्ट टू क्रिएट मोर प्रेशर, यू नो। आप जब इस सिचुएशन में आते हैं तो बैट्समैन के माइंड में भी ये चीज होती है शहजाद कि मैं शॉट मारूं नहीं मारूं, मारूं नहीं मारूं। 2 विकेटें गिरी हुई हैं, दुनिया का जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, यू नो, वो आपके ऊपर काउंटर अटैक तो करता है, लेकिन विकेटें जहां गिरी हो वहां पर उसके जहन में भी डबल थॉट्स आ रहे होते हैं कि मारूं या नहीं मारूं, यू नो। तो वहां पे आपको गैम्बल करना पड़ता है, आपको कोशिश करनी पड़ती है जस्ट टू क्रिएट प्रेशर टू गेट मोर विकेट्स। अगर वो विकेट्स नहीं लेंगे फिर पार्टनरशिप, जो कि हमने प्रीवियस मैच में गलती की थी, पांड्या और ईशान किशन ने एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप करके जो 266 का टारगेट हमारे खिलाफ सेट कर दिया था, तो वो मैच हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, यू नो। हमें अंडर 200 या मैक्सिमम 220 पे इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था उस मैच में भी, तो ये गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। सही। और मोइन साहब, शादाब बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान टीम में, एक तो वाइस कप्तान भी है, काफी अरसे से टीम में है, और बीच में ओवर्स जो है वो लेग स्पिनर के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने खुद खेला है मुश्ताक अहमद के साथ या फिर सकलैन साहब के साथ, जो कि विकेट्स लेके देते हैं मिडिल ओवर्स में। आपको लग रहा है एक 2-3 मैचेस में सिर्फ ऑफ कलर नजर आए हैं, इन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहिए या दूसरे ऑप्शंस देखने चाहिए, जिसमें उसामा है या फिर टेस्ट क्रिकेट में अबरार को आपने ट्राई किया हुआ है मिस्ट्री स्पिनर में? वुड यू बैक हिम क्योंकि इतना अरसा खेलते रहे, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको दूसरे लोगों को ट्राई करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो शादाब पे बैंक किया है, तो शादाब को खुद इस वक्त सिचुएशन को देखना चाहिए कि मेरी टीम को क्या रिक्वायरमेंट है, यू नो। आप वनडे क्रिकेट के अंदर आपको विकेट बाय करनी पड़ती है, आपको थोड़ा सा गेंद ढीला छोड़ना होता है, हल्की फुल्की पेस वेरी करनी होती है। आज भी जिस बॉल पे उनको विकेट मिली है वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट इन किया था, बहुत अच्छी विकेट थी उस वक्त, यकीनन गलती हुई है यहाँ पे रोहित शर्मा से, लेकिन इसी तरह की बॉलिंग थोड़ी सी एयर दे के करनी होगी, आपको विकेट बाय करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई भी आपको विकेट जो है आपकी फ्लैट बॉलिंग के अगेंस्ट, अगर उनको सिंगल मिल रहे हैं और उसमें ही एक आधा बॉल आपका शॉर्ट होता है या कट वाला मिल जाता है, उसको बाउंड्री मिल जाती है। तो आज भी देखा हमने कि शुरू के 2 ओवर में 29 रन दिए हुए थे शादाब ने, यू नो। तो यहाँ पे थोड़ा सा चांस लेना पड़ेगा आपको, बट कोशिश करना पड़ेगा लाइन लेंथ आपकी उसमें अच्छी हो, तो बैट्समैन के खिलाफ आप चांस ले सकते हैं। जिस तरह इंडिया के कुलदीप यादव है, वो भी थोड़ा फ्लाइट करके बॉल करते हैं, इसलिए उनको विकेट्स मिलती हैं। और रजाक साहब, पिछले इंडिया के मैच के मुकाबले में आज हमने फ़हीम खान को खिलाया था, वो वैसे नेपाल के खिलाफ भी खेले थे, और हमने जो स्पिनर है हमारे लेफ्ट आर्म, उनको जो है ड्रॉप किया है। आपके ख्याल में ये कॉम्बिनेशन बेहतर है कि एक ऑलराउंडर हो फ़हीम की सूरत में, या आप समझते हैं अगर फास्ट बॉलर ही खिलाना है तो मोहम्मद वसीम जैसे बॉलर हो जो कि प्योर बॉलर हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग करते हैं लेकिन पेस के साथ बॉलिंग करते हैं? आप किस कॉम्बिनेशन के साथ आपके ख्याल में जाना चाहिए पाकिस्तान को? शहनाज, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक ही चेंज थी, और फ़हीम अशरफ एक्सपीरियंस भी है और ओवर भी बड़े अच्छे कर लेते, साथ बैटिंग में काफ़ी उन्होंने इम्प्रूव किया। लास्ट ईयर उन्होंने डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो ये अच्छी चेंज है। मोहम्मद वसीम जूनियर अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो ऐसे जो मैचेस होते हैं मैं नहीं समझता उनको मौका देना चाहिए। ठीक है, वो टीम के साथ रह रहे हैं कि जहाँ कोई दूसरी टीम में मिलती है, जैसे बांग्लादेश है या श्रीलंका है, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, माजरत, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है, रिजर्व डे एक्टिवेट हो गया है, यानी कि अब छोटा मैच नहीं होगा, 20 ओवर्स या 30 ओवर का मैच नहीं होगा, ये फैसला कर लिया गया है एम्पायर्स की जानिब से कि अब मैच यहीं से शुरू होगा, यानी कि इंडिया 24.1 ओवर खेल चुका है और रिजर्व डे में अब ये गेम चला गया है, यानी कि कल मैच शुरू होगा। वैसे तो कल भी जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि कोलंबो में बारिश है, बट एटलीस्ट ये इतलात है अब कि जो मैच आज के लिए कॉल ऑफ हो गया है
और कम ओवर्स नहीं होंगे। मैच यहीं से दोबारा शुरू होगा, यानी कि इंडिया 24.1 ओवर्स खेल चुका है। कल अगर पूरा दिन होगा तो दोनों टीम्स को 50-50 ओवर मिलेंगे। जी रज़ाक साहब। हाँ जी, अभी बात कर रहे थे मोहम्मद वसीम जूनियर की। ये देखें वो काफ़ी 1.5-2 साल से टीम के साथ है, पर मैचेस बहुत कम मिल रहे हैं उनको, और इस तरह प्लेयर कभी बनते नहीं हैं। प्लेयर के काफ़ी मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होने के चांसेस हो जाते हैं। फ़हीम अशरफ अभी टीम में आए हैं, तो अब इनको पूरा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, पूरा मौका मिले कि उनको पूरे मैचेस मिले। ये एक मैच की परफॉर्मेंस पे या 2 मैच की परफॉर्मेंस पे आपको किसी को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। तो अभी ये एशिया कप है, इसमें प्रेशर थोड़ा सा कम है, वर्ल्ड कप में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। तो अब ये कि पाकिस्तान को जो बेंच पे लोग बैठे हुए हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमें एक ही 2 प्लेयरों के हम घूम रहे होते हैं। कभी नवाज आ गया, कभी फ़हीम आ गया, कभी नवाज फ़हीम। तो अभी उसामा भी पाइपलाइन पे हैं, अभी शदाब को तो हम ड्रॉप नहीं कर सकते। तो अब सारे अभी रखे हुए हैं प्लेयर हमने। तो बेस्ट तो चांस यही है कि जो भी प्लेयर खेले उसको पूरी अपॉर्चुनिटी मिले, पूरा मौका मिले ताकि वो परफॉर्म कर सके और अपना आप दिखा सके। तो इस तरह थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर फ़हीम को कोई अगले मैच में ड्रॉप कर देंगे या फिर अगर मैच नहीं खिलाते तो। अब सिकू भाई, इस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन है फैंस की, प्लेयर्स की भी होती है, वो वेट कर रहे होते हैं कि गेम शुरू हो गया, फिर बारिश हो गई। ये सब अवॉइडेबल था, इसको अवॉइड किया जा सकता था। बड़ा सिंपल तरीका था, ऑप्शन ये मौजूद था कि वेन्यू चेंज कर दिया जाए, क्योंकि एक हफ्ते से पता था कोलंबो में बारिश है। ये डिसाइड भी हो गया कि मैचेस शायद हम्बनटोटा में शिफ्ट कर दिए जाएं। कहा जा रहा है कि पहले इंडिया की तरफ से भी इस पे उनकी हिमायत आ गई थी, ब्रॉडकास्टर्स मान गए थे, लेकिन जय शाह साहब ने फिर एक फैसला किया, अपने तौर पे फैसला कर लिया, ना होस्ट नेशन से मशवरा किया, और ये कह दिया कि नहीं, मैचेस कोलंबो में ही होंगे। अब ऑब्वियसली अगर बारिश की वजह से कॉल ऑफ होता है, नुकसान तो पाकिस्तान को होता है गेट मनी का, लोग टिकट ही नहीं खरीदते। तो ये क्या वजह है? डू यू थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, या वाकई कोई कंडीशंस के इशू थे जो वो हम्बनटोटा में नहीं शिफ्ट किया? क्या है वजह? देखिए, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है, ये हर डर्मी है भारत की और कुछ नहीं है। हम पहले से कह रहे हैं कि वो आके पाकिस्तान में क्यों नहीं खेलते। मैं आज आपके प्रोग्राम के तुफैल भी दोबारा कहूँगा, मैं पहले भी 2 दफ़ा कह चुका हूँ, अब मैं दोबारा आपके प्रोग्राम के तुफैल, इसलिए कि ये पॉलिटिकल शो है, आप लोगों के सारे पॉलिटिकल लोग इसको देखते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें भी वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर वो नहीं आते, उन्होंने इतनी हद डर्मी की हुई है कि चाहे कुछ हो जाए हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने मुँह से कहा है, उनके प्लेयर कहते हैं कि जी अगर हम पाकिस्तान जाकर खेलेंगे पाकिस्तान को फायदा हो जाएगा। ये अल्फाज उनके मुंह से निकले हुए हैं। तो ये लोग जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं फाइनेंशियली, और कुछ नहीं है। ये आराम से जो है हम्बनटोटा में मैचेस हो सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किए इसमें। तो हमें भी थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान की हुकूमत ये सिक्योरिटी के बेसिस के ऊपर इस वर्ल्ड कप के लिए हम नहीं जाते, तो हमें पैसे भी मिल जाएंगे और हमारा एक स्टैंड भी होगा। हमें कहीं ना कहीं तो उनको स्टैंड हमें दिखाना चाहिए ना, अपनी इज्जत के खातिर हमें, कि हम जब चाहे जाएं उनके कदमों में गिर जाएं कि हम आ गए खेलने के लिए, आप जहां बोलेंगे हम खेलने चले जाएं। ये मुझे समझ में नहीं आया। आप किसी क्रिकेट बोर्ड के बंदे से तो पूछें कि ऐसा क्यों होता है कि हम हर वक्त जाके उनके कदमों में गिर जाते हैं, क्यों गिरते हैं? हम कहीं तो स्टैंड दिखाएं कि ये हम नहीं खेलेंगे आपके साथ, अगर आप हमारे साथ नहीं खेलते हम भी नहीं खेलेंगे। क्या आप समझते हैं कि ये एशिया कप बगैर पाकिस्तान के हो सकता था? क्या वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान नहीं जाएगा तो पाकिस्तान के जो प्रेजेंस है वहां महसूस नहीं की जाएगी? ये होगा, उनको भी नुकसान होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उनकी हर डरमी है। आपने कहा कि पीसीबी के किसी ऑफिशियल से बात करें, तो मैं आपको ये बात बताऊं सिकंदर बख्श साहब, मेरी एक सीनियर पीसीबी के ऑफिशियल से बात हुई थी जिस दिन ये सारा मामला हुआ था, और उन्होंने कहा कि इस वक्त हम ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जय शाह साहब ने ये ठान ली है कि जो पाकिस्तान कहेगा उसका उलट करना है। और ये वो दिन था जब राजीव शुक्ला और रॉजर बिनी जो है वो पाकिस्तान में थे, और ज़का अशरफ साहब उनका हाथ पकड़ के हाथ बुलंद कर रहे थे। नहीं, इकबाल, आप एक पॉलिटिकल शो करते हैं, उस पीसीबी के ऑफिशियल का नाम बताएं ना, तो क्या उसमें उनमें इतनी गट्स नहीं है क्या पाकिस्तान में कि उनको भी मना करे? क्या हम इतने बड़े नहीं अगर वो खुद आकर कहना चाहे, मुझे तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया था, तो मैं तो नाम नहीं ले सकता, मैं तो नाम नहीं ले सकता, मुझे तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया था, लेकिन खुद उनको ये बात करनी चाहिए। उनको बुलाएं प्रोग्राम में, उनसे पूछें, आप उनसे पूछें क्या पाकिस्तान इतना गिरा हुआ है कि हर दफा उनकी बात मान ले? हम क्या अड़ नहीं सकते? साहब, आपको लगता है कि पूछें आप उनसे, आपको लगता है कि क्योंकि कहा जा रहा था ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप आईसीसी है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते? क्या आपको ये लगता है कि हम वर्ल्ड कप में अगर चले गए तो इंडिया 2025 में जो आईसीसी, सवाल सुन लीजिए,
कि इंडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान ने होस्ट करनी है उसके लिए आपको लगता है आएगा या उसके लिए भी नहीं आएगा? कभी भी नहीं आएगा। मैंने ये मॉर्निंग शो में जियो पाकिस्तान में कह दिया कि आप लिख के रख रहे हैं कि वो कभी नहीं आएगा। 96 का वर्ल्ड कप था मेरे ख्याल से, जब पाकिस्तान और श्रीलंका मिलके कर रहे थे। अगर आपको याद हो उस जमाने में वो वहां पर दहशतगर्दी होती थी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने अपने मैच फोरफिट करा दिए थे, वो नहीं गए थे श्रीलंका खेलने। अब मुझे नहीं याद वो 96 था, मेरे ख्याल से 1996 का वर्ल्ड कप था, उन्होंने अपने मैचेस फोरफिट किए और पाकिस्तान ने फिर वहां जाके एग्जीबिशन मैचेस खेले थे जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स एक ही टीम में थे और उनके श्रीलंका के साथ एग्जीबिशन मैचेस हुए थे। मोइन खान साहब, आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, हम अपने मैच खेले थे, तो हमें भी, मैं तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर से, सारे लोगों से, एस्टेब्लिशमेंट से कि आप, ठीक है, मैं जरा इस पे क्विक कमेंट मोइन साहब इसलिए लेना चाहूंगा। मोइन साहब, ये अवॉइड हो सकता था जो आज तमाशा सारा हुआ है? देखिए शहजाद, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्रिकेट के डिसीजन हो रहे हैं और नॉन क्रिकेटर्स कर रहे हैं। इंडिया के पास भी कोई क्रिकेट बोर्ड की कोई टेक्निकल, या एसीसी के पास जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके पास कोई भी टेक्निकल कमेटी नहीं है, क्रिकेटर्स इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी आप देख लें कि कोई भी टेक्निकल जो डिसीजन मेकर होता है क्रिकेट का, वो क्रिकेटर होता है। तो यहाँ पे क्रिकेटर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। जय शाह साहब जो है अपनी मर्जी के मालिक बने हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बिल्कुल सीकू भाई का कहना सही है कि अगर वो ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं तो इनके अंदर इतने गट्स तो होने चाहिए जी, उनको डिक्लाइन करें उनकी बात को, जी हम नहीं खेलते या हम नहीं तैयार हैं खेलने के लिए। बट मैंने तो अब ये सुना, जो लेटेस्ट खबर आई थी कि पाकिस्तान ने ही ये मैच में रिजर्व डे रखवाया है। इंडिया वाज नॉट रेडी टू गिव रिजर्व डे फॉर दिस मैच। तो क्रिकेटिंग डिसीजन शहजाद क्रिकेटर्स को करने चाहिए, और आईसीसी में भी ये उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस बिल्कुल अलाउ नहीं करते, आया वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो या कोई भी ऑफिशियल। लेकिन इस वक्त तो लगता है कि जो बीसीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इन्फ्लुएंस है, वो तो आईसीसी बेचारा खुद भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मोइन खान साहब, सिकंदर बख्श साहब, अब्दुल रज़ाक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम शामिल करते हैं। मैच अब कल होगा, यानी कि शॉर्टन वर्जन नहीं होगा आज एटलीस्ट। कल देखते हैं कि अब बारिश होती है, अब मैच मुकम्मल हो सकता है। एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन आइन के मुताबिक 90 दिन में होने चाहिए। 2 रोज़ पहले भी उन्होंने ये बात की, लेकिन कल पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन और बिलावल साहब के वालिद आसिफ अली ज़रदारी ने यह कहा कि डीलिमिटेशन ज़रूरी है क्योंकि सेंसस अप्रूव हो चुके हैं। उनको मुकम्मल एतमाद है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान पर। जिसके बाद बिलावल साहब ने यह भी कहा कि घर तक के मामला पर तो मैं पाबंद हूँ ज़रदारी साहब की बात मानने का, लेकिन जहां पे आइन और कानून की बात है, जहां पे सियासत की बात है, वहां पे मैं पाबंद हूं अपने सीसी के फैसले मानने का, जो कि कहते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। और आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने इत्तेहादियों को भी तनकीद की है। उन पर यह कहा है कि हम इलेक्शन से नहीं डरते, ना इलेक्शन से भागते हैं, लेकिन जो हमारे इत्तेहादी हैं वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, वो इलेक्शन से खौफजदा हैं। माजी में इलेक्शन से भागे हैं ना से भाग रहे हैं। हाँ, अगर हमारा चंद इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं तो उनको भागने दे। जब आप इलेक्शन से भागते हो तो कोई ना कोई आके आपका जगह ले लेगा। मैं अपना तमाम इत्तेहादी जमातों से यही बात करता आ रहा हूं कि अगर आप डरोगे आप मरोगे। और अफसोस की बात है, हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं, वो खौफज़दा है, वो बाय इलेक्शन से भागते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन से भागते हैं, अब शायद जनरल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं है भागना। बिलावल साहब कह रहे हैं कि मैं अपने तमाम इत्तेहादियों को कहता रहा हूं कि डरोगे तो मरोगे, इंतखाबात के लिए तैयार रहो, इलेक्शन लड़ो। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब ने। मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बिलावल साहब कह रहे हैं मैं इत्तेहादियों को कहता रहा हूं, तमाम इत्तेहादियों को, कि डरोगे तो मरोगे, इलेक्शन से खौफजदा ना हो, इलेक्शन से ना भागो। क्यों भाग रहे हैं फिर आप इलेक्शन से? शहजाद इकबाल, शुक्रिया आपका, मगर मैं गुजारिश ये करूंगा कि मुस्लिम लीग नून की तारीख है कि हम हमेशा
वक्त मुकर्रर पर इलेक्शन की डिमांड करते हैं और हमेशा इलेक्शन जो है वक्त पे हों तो लड़ते भी हैं। अगर आइन कानून के लिए एक जद्दोजहद भी हमारी तारीख है और हमारे क़यादत की ये तारीख हिस्ट्री है कि उन्होंने 3 दफ़ा अपनी हुकूमत गवाई आइन कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाते बनाते। अब आज जो बात कर रहे हैं, इत्तेहादी तो हम कभी थे ही नहीं, एक कौमी हुकूमत थी जो 16 माह की आपको नजर आई थी। और उसमें भी मैं ये कहूँगा कि जिस दिन अदम एतमाद कामयाब हुआ था तो मुस्लिम लीग के कायद की ये ख्वाहिश और बाकी जमातों की भी अक्सरियत की ख्वाहिश ये थी उस इत्तेहाद में कि इलेक्शन फिल फौर हो जाने चाहिए। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि कुछ ऐसे मामला थे जिससे हम कन्विंस हुए पीपल्स पार्टी के हाथों कि आज मैशत का क्या हाल है या रिफॉर्म्स लानी है इलेक्शन में, तो इसलिए हम इन चीज़ों पे कन्विंस जरूर हुए। हाँ, ये भी बात दुरुस्त है कि उस वक्त के 2 जनरल जो थे, जनरल फैज और जनरल बाजवा, कोई एक्सटेंशन के लिए तगोदो कर रहा था, बार्गेनिंग कर रहा था इत्तेहादियों से भी और वक्त की हुकूमत से भी, और कोई जनरल आने वाले वक्त के लिए खुद को काबिल कबूल बनाने के लिए कोशिशें कर रहा था, लॉबी भी कर रहा था। ये सबके इल्म में है चीज़ें। मगर मैं ये कहूँगा कि आज CCI की मीटिंग में बैठने के बाद जब ये कंसेंसस हो गया, उसमें पीपल्स पार्टी मौजूद थी, तो उनके इल्म में ये था कि मरदमशुमारी अगर नई पे जाएंगे तो नई हल्का बंदियां भी होंगी, इलेक्शन डिले होंगी। उस वक्त इनको कह देना चाहिए था कि पुरानी मरदमशुमारी पे ही इलेक्शन हम लड़ने को तैयार हैं और लड़ लेंगे। हाँ, जहाँ तक तल्लक है मुस्लिम लीग नून का, सबसे ज्यादा शहजाद इकबाल मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा इलेक्शन के डिले होने से। उसकी वजह कि आज 2013 की तरह मुस्लिम लीग नून से पाकिस्तानी कौम जो है वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि जिस तरह 2013 में एक लोड शेडिंग का ये सब मैं उस पर आता हूँ क्योंकि आपने बहुत सारी बातें की, आपने कुछ ऐसे मौजूद छेड़ दिए। आपने कहा कि जनरल बाजवा साहब और कुछ और जनरल उस वक्त एक्सटेंशन की कोशिश कर रहे थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2022 में भी जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन लेना चाहते थे? ये मैं सही कह रहा हूँ और पूरी दुनिया को इल्म है। शहजाद इकबाल जानते बूझते अगर अपनी जुबान से इकरार ना करना चाहे तो मैं शहजाद इकबाल साहब को तो नहीं कह सकता। बड़ा बेखबर इंसान हूँ, आप जैसे लोग बताएंगे तो मैं उस पर फिर आप जैसे शहजाद इकबाल जैसे लोग अगर बेखबर हैं तो मुझे तो फिर खबर होनी नहीं तो चाहिए। मगर फिर भी मैं ये कह देता हूँ कि 2022 के में नवंबर 2022 में जब नए आर्मी चीफ की तकर्री का मामला था तो उससे पहले जनरल बाजवा, जनरल फैज और उनके बाकी लोग जो थे 2017 में भी जिन्होंने किरदार अदा किया इस साजिश को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में, वो भी उनके साथ थे। उनके कुछ लोग भी शामिल थे जो आज मुनसब भी हैं, वो भी शामिल थे इस सारे जिन्होंने खेल में। और जब ये लेकिन इसको एक्सटेंशन को आप घिनौना खेल क्यों कह रहे हैं? 2019 में आप लोगों ने भी एक्सटेंशन के लिए सपोर्ट किया था, उनको उम्मीद होगी कि फिर ये सियासी जमातें मुझे सपोर्ट कर देंगी। घिनौना खेल क्यों? एक्सटेंशन तो आप लोग देते रहे। घिनौना खेल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वक्त ने साबित किया कि एक्सटेंशन अगर ना दी जाती तो शायद मुल्क इस अजाब को ना पहुंचता। घिनौना मैं अमल इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त भी मेरे जैसे कई सियासी वर्कर इस चीज की मुखालफत में थे। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमारे कुछ 4-6 लोग जो सीनियर थे, जो स्टेरिंग पे मौजूद थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने फैसला कर लिया। नहीं, ये बेचारे 5-6 लोगों की बस की बात नहीं है एक्सटेंशन देना। वो नवाज शरीफ साहब की बाकायदा इंस्ट्रक्शंस थी कि हम बगैर किसी कंडीशन के 2019 में बाजवा साहब को एक्सटेंशन देंगे। ये बेचारे 5-6 लोगों पर तो ना डालें इतना भारी बोझ। अच्छा शहजाद, फिर मैं बड़ी माजरत से मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना मैं बाखबर इंसान हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना फिर। लेकिन मेरी अर्ज सुन लेना जी। हतमी फैसला नवाज शरीफ ने नहीं किया था एक्सटेंशन का, और मैं आज भी एक जिम्मेदारी से ये बात कहने लगा हूँ कि नवंबर 2022 में भी बहुत सी इत्तेहादी उस वक्त की 16 माह की हुकूमत के जो थे वो भी राम हो चुके थे, और मुस्लिम लीग नून में से भी
बहुत से लोगों की राय बन चुकी थी, मगर एक शख्स था जिसका नाम नवाज शरीफ है, उसने फैसला किया कि ना एक्सटेंशन होगी और ना सिनॉरिटी पे कोई कंप्रोमाइज होगा, जो सीनियर है वही आर्मी चीफ चले बनेगा। मेरे पास इस मौजूद पे मजीद बहस करने के लिए वक्त कम है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अब चलें, आप लोग 16 माह के इत्तेहाद में भी आ गए, आप चाहते थे हुकूमत डिसॉल्व कर दें, फौरन खत्म कर दें, नहीं हुआ, ये सब कुछ हो गया, अब आपको जिम्मेदारी बर्दाश्त करनी पड़ेगी जो 16 महीने आपकी कारकर्दगी रही है। लेकिन सब चीजें एक तरफ, बिलावल साहब क्यों कह रहे हैं कि आप खौफजदा हो गए हैं, आप डर गए, आप भाग गए? अभी आपके इत्तेहादी रहे, अभी वो चंद माह पहले तक कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब आप अपनी स्पीड कराची में दिखाएं, आप हमारी पार्टी में आ जाएं। शहबाज शरीफ साहब नवीद कंवर साहब को मांग रहे थे, मतलब इतना इतना प्यार मोहब्बत थी। तो आप क्यों कह रहे हैं कि आप खौफजदा हो गए, डर गए? और वो इसीलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आपने तो कोई कोशिश ही नहीं की नवंबर में इंतखाबात की, आप तो मेंटली तैयार है कि फरवरी में होंगे। शहजाद, दो चीजें मैं अर्ज कर दूं। पहली बात तो आपने ये कहा कि 16 माह की जो गलतियां हैं, कोताहियां हैं, नालायकियां हैं, महंगाई है, आपके फैसलों से जो मईशत को फायदा नुकसान हो, जो भी आप कह सकते हैं 16 माह की, मगर 16 माह में 11 जमातों की कौमी हुकूमत थी, एक मुस्लिम लीग भी थी। प्लीज मेरे पास वक्त कम हो जाएगा। जावेद साहब, जो आज का मौजू है, बिलावल साहब क्यों कह रहे हैं आप खौफजदा हैं? देखिए, बात यह फिर मैं वही दोहराऊंगा कि अगर बिलावल साहब की जात पे मैं बात करना नहीं चाहता, मेरा ये आदत नहीं है, मगर बिलावल साहब अगर सुबह इलेक्शन डेट अनाउंस करवा दें तो मुस्लिम लीग नून सबसे पहले उनके गले में हाथ डालेगी कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वो इसलिए कह रहे हैं ना कि भाग रहे, कि देखिए जो मई में थे 2 सूबों के इलेक्शन, उस पर भी आप लोगों ने कहा कि नहीं होंगे, फिर अभी आप लोगों ने कोई कोशिश नहीं की, आप लोगों का बयान ही नहीं है कि नवंबर 90 दिन में इलेक्शन करवाओ। वो एटलीस्ट कह तो रहे, पता नहीं दिल से चाहते हैं नहीं, एटलीस्ट कह तो रहे 90 दिन में होने चाहिए। आप फरवरी के लिए तैयार हैं, आप शेड्यूल नवाज शरीफ साहब की वापसी का उस हिसाब से बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो दुरुस्त कह रहे हैं ना कि आप लोग ही भाग रहे हैं इलेक्शन से। फिर अच्छा नहीं, मेरी अर्ज सुने, ये बात तो दुरुस्त है कि जो हमें इलेक्शन नजर आ रहे हैं जनवरी फरवरी में, तो उससे पहले जाहिर है हम मनसूबाबंदी उस लिहाज से बनाएंगे। अगर इलेक्शन अनाउंस होते हैं नवंबर में, तो आप ये देखें, और मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि जिस दिन अनाउंस होंगे, अगर नवंबर दिसंबर में होते हैं, तो नवाज शरीफ अगली फ्लाइट पे पाकिस्तान आ रहे होंगे। ये नहीं बात, और हमारा होमवर्क भी मुकम्मल है, हमें बहुत चीज का डर है। बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क की सियासी और फौजी क़यादत की इस वक्त सारी तवज्जो मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी को मुमकिन बनाना है, और इस हवाले से पाकिस्तान ने एक बार फिर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक से उम्मीदें बांध ली हैं, और दावा किया जा रहा है कि दोस्त ममालिक पाकिस्तान में अगले 3 से 5 साल में 75 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी कर सकते हैं, जिसमें ज़राअत, मादनियात और IT समेत दीगर शोबे शामिल हैं। और इन शोबों में दोस्त ममालिक की सरमायाकारी को आसान बनाने और उन्हें वन विंडो सहूलियात देने के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम की गई है, और आर्मी चीफ भी इसका खसूसी हिस्सा है। SIFC के क़याम के बाद सऊदी अरब के सरमायाकारी के वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है, मगर ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि उन्हीं दौरों में सऊदी अरब ने पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी को लेकर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है, जिसके बाद पाकिस्तानी क़यादत ने दोस्त ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और गैर मुल्की सरमायाकारी को यकीनी बनाने के लिए हर मरहले पर सख्त डेडलाइंस तय करने का फैसला किया है। जबकि SIFC के एपेक्स कमेटी के 2 रोज़ा इजलास में भी गैर मुल्की सरमायाकारी की फ़रोग के लिए नई वीज़ा रिजीम लाने का फैसला किया गया है, जिसके तहत गैर मुल्की सरमायाकारों को बाआसानी तवील मुद्दती वीज़े दिए जाएंगे। अहम बात यह कि जहाँ एक तरफ सियासी और फौजी क़यादत गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए अहम फैसले ले रही है, वहीं अपना हाउस इन ऑर्डर करने के लिए भी कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं, जिसके लिए मुल्क भर में स्मगलिंग, बिजली गैस चोरी, डॉलराइजेशन और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी का सारा दारोमदार दोस्त ममालिक की सरमायाकारी पर है। सऊदी अरब इस वक्त अपनी मईशत को खोलने के लिए दुनिया भर में सरमायाकारी कर रहा है। सऊदी नायब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कल भारत में G20 इजलास के दौरान इंडिया मशरिक वस्ता यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया और MOU पर दस्तखत किए, जिसे बैनुल अक़वामी रहनुमा एक तारीखी मुआहदा करार दे रहे हैं। मगर अब देखना होगा कि सऊदी अरब और दीगर खलीजी दोस्त ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कब कोई फैसला करते हैं। हम इस हवाले से मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है इन्वेस्टमेंट के साबिक चेयरमैन हारून शरीफ साहब ने। हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हारून साहब, आपने भी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में वक्त गुजारा है, आपकी क्या राय है? SIFC उन रुकावटों को दूर कर सकता है जो पाकिस्तान में मौजूद है रेड टेप की सूरत में या ब्यूरोक्रेसी की सूरत में, और आपको लगता है कि SIFC
से मदद मिलेगी जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान अट्रैक्ट करना चाहता है उसमें? जी शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट को तरजीह दी जा रही है और उसकी सीरियसनेस दिखाई दे रही है, वो एक अच्छा पैगाम देती है, मैसेजिंग अच्छी है, खास तौर पे हमारे खित्ते के इन्वेस्टर्स को जो गल्फ कंट्रीज में हैं, कि पाकिस्तान संजीदगी से रेड टेप को रिमूव करने के लिए काम कर रहा है, पॉलिसीज को खोल रहा है। तो ये खुशाइंद बात है और ये मैसेजिंग हमेशा एट दैट लेवल जब सारी कोऑर्डिनेटेड तरीके से जाए तो उसका असर जाता है। अब आइए दूसरी बात पे कि ये जो SAFC का मैकेनिज्म है, जहां मैं थोड़ा सा एडवाइस करना चाहता हूं कि SAFC ने इन्वेस्टमेंट लानी नहीं है। जिन लोगों ने ट्रांजैक्शंस करनी है वो वही हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी है या बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वहां कैपेबिलिटी को बिल्ड करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जब आपको याद हो 4-5 साल पहले जब मैं भी सऊदी अरब जाता था तो कमिटमेंट्स और इंटरेस्ट तो उन ममालिक का बहुत है और उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि वो ट्रेडिशनली इस वक्त वो उनके जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं उनमें लिक्विडिटी बहुत है और वो वेस्ट से कुछ पोर्शन को खित्ते में डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। तो वो पैसा तो अवेलेबल है, लेकिन उस पैसे को यहां लाने के लिए जो काम करने की जरूरत है वहां इनको SIFC को एक्सपर्ट्स को लाना पड़ेगा, जिसमें इकोनॉमिस्ट होंगे, इंजीनियर्स होंगे, लॉयर्स होंगे, बैंकर्स होंगे, ताकि वो इंटरनेशनल जबान ना सिर्फ समझ सके बल्कि एसेट प्राइसेस और लीगल एग्रीमेंट ऐसे करें कि कल को पाकिस्तान को उसमें फायदा हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि पाकिस्तान में एक तो ये डिबेट भी चलती रही है कि पाकिस्तान में इशू क्या है, कॉम्पिटेंस का इशू है या करप्शन का इशू है। तो आप ये जो बात कर रहे हैं कि आपको चाहे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो या ब्यूरोक्रेसी हो, वहां पे कैपेसिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी। तो इस हवाले से आपने कोई इत्तलात आ रही है आपको कि काम किया जा रहा है या जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उन्हीं के जरिए हम कोशिश करें इस इन्वेस्टमेंट को लाएं? जी, मेरे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि हम कोई मार्केट में अभी आउटरीच की है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डील्स जो हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G निगोशिएट हो रही हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली SIFC जो है उसके पास मसल है, वो उसको स्पीड अप कर सकते हैं। लेकिन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड शहजाद अगर आप देखें इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस का, चाहे रेकोडेक हो चाहे कारके हो, हम इसकी स्ट्रक्चरिंग उस तरह नहीं कर पाते क्योंकि ना तो तजर्बा है और ना ही सलाहियत है। मेरी इसमें राय ये होगी कि इसके ऊपर 24/7 काम करने के लिए एक पूल ऑफ एक्सपर्ट्स को रखा जाए, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आए हमारे साथ जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है। वरना एक और मेरा जिसके अंदर कंसर्न थोड़ा सा है कि जो कंपनियों गवर्नमेंट्स करना चाह रही हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो फिर अपनी टर्म्स के ऊपर अपनी फेवर में ले जाती हैं। आपको PTCL की ट्रांजैक्शन याद होगी, तो हमें चाहिए कि हम एक अच्छी ट्रांजैक्शन बनाएं। तो ये तो पहला पार्ट है आपके सवाल का इन्वेस्टमेंट का। दूसरा पार्ट ये है कि देखिए जो हमें लोन्स को इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो को बढ़ा के इन्वेस्टमेंट से चेंज करना है फ्यूचर में, उसके लिए ये एक बड़ा मामूली पार्ट है। हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए जो सबसे बड़ा गैप है वो तो पॉलिसी का गैप है, हमारे अदलिया के सिस्टम का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का गैप है, क्योंकि जो कंपनीज यहां आ जाती हैं उनके मसले नहीं हल होते। ये ब्यूरोक्रेसी का इश्यूज नहीं है। ब्यूरोक्रेसी की रेड टेप तोड़ने के लिए मैं बिल्कुल सपोर्टिव हूं, लेकिन हमें एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की मैसिव रिफॉर्म करनी होगी टू कम्पीट विद जो है हमारे कैम्बोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, क्योंकि मुल्क जो है उनके पास ऑप्शंस होती हैं। जब मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में था तब हमने ये इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअली जो गल्फ कंट्रीज की हैं इसको मैंने निगोशिएट किया हुआ है, लेकिन मुझे उस वक्त भी इल्म था और मैंने उस वक्त की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को कहा कि हमारे में एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है। ये ब्यूरोक्रेसी जो है इसके लिए ना प्राइवेटाइजेशन तैयार था, ना ही बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को आता है, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को। तो हमें एक्सपर्ट्स के लिए एक स्पेस क्रिएट करनी चाहिए और मुझे इनको भी इस हुकूमत को यही मैं मशवरा दूं। ये अहम बात है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आपको देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान कंपीट कर रहा है। जैसे आपने भी कई ममालिक का नाम लिया, अभी हमने देखा है G20 समिट इंडिया में जो हुई है वहाँ पे सऊदी अरब और इंडिया बायलैटरली बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाए जो कि मिडल ईस्ट से होता हुआ यूरोप की मार्केट को टच करेगा। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान इन्हीं ममालिक से कम्पीट कर रहा है। अब ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो ये बात की जा रही है, नंबर्स फ्लोट किए जाते हैं 75 बिलियन, $100 बिलियन का, अब ये पोटेंशियल है
या आपको लगता है कि रियलिस्टिक नंबर्स हैं कि कोई ना कोई एमओयू साइन हो चुका है या कहीं ना कहीं कोई अर्ली डिस्कशंस हो चुकी हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी? क्योंकि पोटेंशियल वाइज तो आपको पता है, ये भी कहा जाता है कि मिनरल्स आपके पास $7 ट्रिलियन के हैं, बट अगर रियलिस्टिकली देखें तो आपको क्या लगता है कि बातचीत जो हुई है इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो कितनी रियलिस्टिकली आ सकती है पाकिस्तान में? कि मेरा ग्लोबल तजुर्बा और पाकिस्तान का ये कहता है कि हमें जो है पॉपुलिस्ट नंबर्स फ्लोट हाईएस्ट लेवल पर नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब हम नंबर्स फ्लोट करते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ट्रेडिशनली, उनकी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वो एक एमओयू तक उनके लिए इन्वेस्टमेंट होती है, उसके आगे नहीं होती। हमें चाहिए कि 1-2 अब ट्रांजैक्शंस को अनाउंस करें कि ये 3-4 ट्रांजैक्शंस हैं, भले $500 बिलियन की हों, दुनिया हम पे तब एतबार करना शुरू होगी जब ये कमर्शियल ट्रांजैक्शंस ऑन ग्राउंड शुरू होंगी। देखिए, एक प्रोजेक्ट की स्टेजेस होती हैं। ये जो सॉवरन वेल्थ फंड्स हैं, इनका मैकेनिज्म समझने की जरूरत है। ये फंड्स जो हैं, ये जो रिजर्व्स होते हैं मुल्कों के, खास तौर पे ऑयल प्रोड्यूसिंग, उसके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। वो लो रिस्क लेते हैं, वो एसेट की प्राइस को अपनी फेवर में ले जाने की कोशिश करते हैं, और वो चलते प्रोजेक्ट्स में स्टेक लेके ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं क्योंकि रिस्क कम हो जाता है। अब ये जो हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं या ज़राअत की बात कर रहे हैं, आईटी की कर रहे हैं, ये ज़राअत और मिनरल्स मेरे हिसाब से ये एक लॉन्गर टर्म प्रोसेस है। अभी तो उसको फिजिबिलिटियां बनेगी, उसके ऊपर देखा जाएगा कितनी इन्वेस्टमेंट है। ये हवा में कह देना कि 75 बिलियन है, देखिए पोटेंशियल को पाकिस्तान बहुत सालों से बेच रहा है कि जी हम रीजनली बड़े कनेक्टेड हैं, हमारी जगह बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी मार्केट है। देखिए, सीरियस इन्वेस्टर को पोटेंशियल अलोन नहीं बिकता, वो ये देखता है। दूसरी चीज बहुत जरूरी समझने की है कि ये जो पैसा है, ये मैनेजेरियल एक्सपर्टीज नहीं ला रहा, क्योंकि ये वो नहीं है पैसा जैसे चीन रीलोकेट करना चाह रहा है इंडस्ट्री। इन मुल्कों के पास मैनेजेरियल एक्सपर्टीज नहीं है, वो हमें पैदा करनी जी, हमें प्रोवाइड करना होगी गवर्नेंस स्ट्रक्चर और मैनेजेरियल एक्सपर्टीज जो इनको कंफर्ट दे। तो एसआईएफसी के लिए बहुत अभी काम है, और अनफॉर्चुनेटली जो लोग उसके अंदर हैं, विद ऑल सिंसियर एफर्ट्स, उनके 24/7 इतने इंपॉर्टेंट दूसरे जॉब्स भी हैं। उनको चाहिए कि अब वो डेलीगेट करना शुरू करें, मार्केट बेस्ड कोई सीईओज लगाएं डिफरेंट एरियाज के, जो इसको आगे लेके चले। अच्छा आरू साहब, आपने कहा कि सिर्फ एमओयू साइन होता है नहीं, अब आगे हमें बाकायदा ट्रांजैक्शंस अनाउंस करनी पड़ेगी। अब जब आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन थे तो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त ये एमओयू साइन हुआ था कि सऊदी अरब पाकिस्तान में रिफाइनरी लगाएगा। $6 बिलियन $10 बिलियन की रिफाइनरी थी। वो अभी तक वही बात चल रही है कि सऊदी अरब आएगा और इस पर इनिशिएट करेंगे हम बातचीत। क्या जरा बता सकते हैं कि क्या हर्डल्स थे उनकी तरफ से, वो इन्वेस्टमेंट आई नहीं, या हमने वो उनको जो फैसिलिटेट करना था, जो हमने अपनी तरफ से पेशरफ करनी थी, वो नहीं हो सकी? जी, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मैं जब था तो एमओयूज से हम एक स्टेप आगे चले गए थे। एमओयूज के बाद मैंने इनको एक बड़े टेंजिबल 4 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कतर और सऊदी अरब ज्यादा इंटरेस्टेड थे। आपको याद हो, रिफाइनरी की बात थी, ऑल्टरनेट एनर्जी के इकोनॉमिक जोन की बात थी, एयरपोर्ट्स में शेयर होल्डिंग की बात थी, कुछ पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट की बात थी। हमने इन प्रोजेक्ट्स को बाकायदा नंबर्स डाल के प्री फिजिबिलिटीज शुरू कर दी थी। प्रॉब्लम वहां पर आ रही थी हमारी तरफ से कि हमारी मिनिस्ट्रियां जो हैं इन प्रोजेक्ट्स को खुद करना चाह रही थी। सऊदी अरब एट द हाईएस्ट लेवल मुझे बार बार कह रहा था कि आप अगर अरामको से डील करना है तो एक कॉर्पोरेट सेक्टर टाइप की एंटिटी बनाइए जहां पर लोग हमारे कमर्शियली उनके साथ डील कर सकें। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के एडिशनल सेक्रेटरी का ये ना काम है ना वो कर सकते थे। जहां पर मुझे सियासी सपोर्ट नहीं मिली, जब मैं बार बार कहता था कि इसको इंसुलेट करके फास्ट ट्रैक करना है, वो वहां पर हमारी ब्यूरोक्रेसी उस वक्त इनको, क्योंकि इनके अंदर बहुत पैसे की बात हो रही थी और वो वैसे भी आपको पता है ब्यूरोक्रेसी कैप्चर करती है, वो मुझे नहीं दे पा रही। सऊदी अरब की तरफ से ये इशू था कि वो हमसे बहुत से कंसेशंस मांग रहे थे
क्योंकि उनको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा था वो प्री फिजिबिलिटी में उनकी सेटिस्फेक्शन का नहीं था। अब वो जो कंसेशंस हैं वो SIFC गालिबन वो देने पे ऑफर कर रही होगी, लेकिन मेरी राय ये है कि एक पर्टिकुलर कंट्री को एक स्पेशल इंसेंटिव्स देना इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट का हिस्सा नहीं है। हमारे इंसेंटिव्स चीन के लिए भी वही होने चाहिए, सऊदीज के लिए भी, लोकल इन्वेस्टर के लिए भी और बाकी के लिए भी। अच्छा, दूसरा जो आपने हारून साहब बात की कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। अब देखें जैसे एज वी स्पीक हम कह रहे हैं कि इंडिया के साथ इस वक्त शराकतदारी कर रहा है, दूसरे ममालिक में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, तो जब अपने सॉवरेन फंड के जरिए वो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो यहाँ पे इस वक्त इंटरेस्ट रेट शायद 24-25% पहुँच जाए आने वाले दिनों में, क्योंकि डिस्काउंट रेट में इजाफा होगा। डीवैल्यूएशन मैसिव हुई है पिछले एक साल में, ये भी फॉरेन इन्वेस्टर को देखना पड़ता है कि जितने डॉलर्स वो लगा रहा है उसकी बाद में वैल्यू क्या रहेगी। रिपैट्रिएशन एक बहुत बड़ा इशू रहा है पिछले 1-1.5 साल में पाकिस्तान से, जो फॉरेन कंपनीज हैं वो अपना पैसा डिविडेंड की सूरत में बाहर नहीं लेके जा पा रही हैं। तो क्या इकोनॉमिक सेंस बनती है इन ममालिक के लिए कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, या अगर ये करेंगे भी तो एक ब्रदर मुल्क की तरह, और क्योंकि स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान उनके लिए शायद इस वक्त उतना अहमियत ना हो ईरान की वजह से, लेकिन मुस्तकबिल में फिर हो सकते हैं इस तरह के हालात, उस वजह से आपके ख्याल में इन्वेस्टमेंट करेगा? जी, वो पाकिस्तान को प्योरली कमर्शियल लेंस से देख रहे हैं। इसके अंदर कोई ब्रदरली फीलिंग्स नहीं है हमारे ताल्लुकात, हमारी जो दफाई इदारे उनसे क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, फॉरेन ऑफिस रहता है, वो एक फैक्टर है। लेकिन एट द मोमेंट ये जो मैं ही कह रहा हूं, हमें बड़ा क्लोजली समझने की जरूरत है कि ये पैसा कोई डेवलपमेंट का या मल्टीलैटरल का, ये हुकूमत का प्राइवेट इक्विटी फंड का पैसा है जो वो इन्वेस्ट करेंगे। हमें उसके कस्टोडियन के लिए उनको उसके ऊपर कमा के देना होगा, इसलिए उनका ज्यादा इंटरेस्ट होगा प्रॉफिटेबल चलती कंपनीज के शेयर्स के अंदर जाने का, क्योंकि उनको एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखेगा। हाँ, रिपैट्रिएशन का बिल्कुल मसला है और उसके ऊपर वो श्योरिटीज मांग रहे हैं, और वो एक, जैसे चीन ने भी कहा था कि एक अलहदा अकाउंट खोल लें एस्ट्रो, जिसके अंदर आप 25% डॉलर्स रखें ताकि इमरजेंसी में हम वहां से ड्रॉ कर सकें। अब ये इश्यूज पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी का एक हिस्सा है, और ये पाकिस्तान को, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां इकोनॉमिस्ट चाहिए, लोग चाहिए, हमें इस पे काम करके एक वैल्यू प्रोपोजिशन टेबल पे रखनी है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि जब तक हम मैसिव रिफॉर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में, जिसके 4 हिस्से हैं, जिसमें आपके प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जिसके अंदर आपकी कैपेबिलिटी होती है। जैसे चीन क्यों इकोनॉमिक जोन मांगता है कि हम एक जोन के अंदर एक शिप की तरह सारी फैसिलिटीज को डाल दें। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात कहता चलो, इवन अरब ममालिक UAE वगैरह में उन्होंने कॉर्पोरेट इकोनॉमिक जोन, आपने सुना होगा दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर DIFC, उन्होंने वो बनाया ही इसलिए है कि इंटरनेशनल कंपनीज को उन पे मुल्क का कानून नहीं चलता। आर्बिट्रेशन, जजेस, फाइनेंस, सब कुछ एक बिल्डिंग के अंदर, तो एक कॉर्पोरेट इकोनॉमिक जोन क्रिएट कर दिया जाता है। मेरी राय अभी भी ये है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए जो बैठे हुए हैं और जो नए आ रहे हैं, उनको ये SCCP स्टेट बैंक से निकाल के अगर हम एक जोन में ले आए, भले BOI को कन्वर्ट कर दें, तो उनकी कंफर्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। जोन उनके लिए ये हम ब्यूरोक्रेसी को एक डंडे से ब्यूरोक्रेसी को एक लिमिट तक पुश कर सकते हैं, लेकिन उस डंडे से हम कॉम्पिटेंस नहीं ला सकते शहजाद, अनफॉर्चुनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हमारे साथ मौजूद थे, अपने तजुर्बे की रोशनी में बता रहे थे कि इस वक्त क्या क्या किया जा सकता है, और कह रहे हैं कि कमर्शियल लेंस से ही पाकिस्तान को देखा जाएगा अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।